नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र स्थित सेक्टर 116 में गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड के साथ दबंग युवकों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने गार्ड पर डंडों से हमला कर दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना वहां के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक गार्ड के साथ हाथापाई और डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे। घटना के बाद इलाके में दबंगों लोगों में नाराजगी है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अलवी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं जमात अलविया हिंद के संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए हाजी अहसान अलवी को जिला महासचिव हापुड़ नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी ताज मोहम्मद अलवी ने उन्हें सौंपी है। नियुक्ति के अवसर पर हाजी ताज मोहम्मद अलवी ने कहा कि संगठन दिशा, समाज और सेवा और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया है कि हाजी एहसान अलवी अपनी नई जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे, संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब नवनियुक्ति जिला महासचिव हाजी एहसान अलवी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके लिए सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने और अलवी बिरादरी में एकता, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक उत्थान और जन सेवा को प्राथमिकता देने की भी बात कही है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाजी अलवी का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनको सफल और उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी। इसके बारे में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ताज मोहम्मद अलवी हिंद उन्होंने जो मुझे महासचिव बनाया और मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिरादरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, जितना भी मेरे से हो। और कोई भी आपत्ति आए, कोई भी बिरादर वाले कोई भी मुझे समस्या बताएं, मैं सबके अपने जितने भी मेरे ग्रुप के साथी हैं उनके साथ में मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छा काम करना चाहता हूँ। उसमें क्या मैं वाजिद अलवी, नायब सदर, उपाध्यक्ष जिला हापुड़, और ये हमने जमात अलविया हिंद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी ताज मोहम्मद अलवी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, यानी कि हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका हमने एक अंजुमन अपनी बनाई है। एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हाजी ताज मोहम्मद, उन्होंने इन्हें जो है जिले की जिम्मेदारी दी है। हाजी मोहम्मद साहब की, इन्होंने इन्हें जो है जिला महासचिव नियुक्त किया है और अच्छे लोग हैं, इसलिए इन्हें जो है उम्मीद है कि ये हमारी कमेटी को आगे चलाने में मदद करेंगे और अच्छे तरीके से सब लोगों को जोड़ेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तिगरी में त्यागी समाज और गुज्जर समाज के बीच पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और दोनों समाजों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और क्षेत्र विकास को लेकर संवाद स्थापित करना रहा। पंचायत में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पदम सिंह जाटव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर विकास, समाज, न्याय और आपसी सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पीडीए पंचायत विभिन्न समाजों के बीच विश्वास मजबूत करने, संवाद बढ़ाने और क्षेत्र में से जुड़े मुद्दों का मिलकर समाधान तलाशने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक समरसता, भाईचारे और आपसी सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पंचायत में मौजूद लोगों ने जातीय सौहार्द बनाए रखने और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।
शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में संपन्न हुई इस पंचायत को सामाजिक एकता और आपसी सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसके बारे में जो है हमारे राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर ताज मोहम्मद अलवी तो वही मुजफ्फरनगर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री बनाने वाले और बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 15,000 रुपए के इनामी आरोपी इमलाक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 32 विजिटिंग कार्ड, 10 लेटर और 4 अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, 3 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी इमलाक लंबे समय से पंजाब से फर्जी बी फार्मा BAMS की डिग्रियां बनाकर मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड में बेच रहा था। वो बी फार्मा की डिग्री 1.5 लाख रुपए में और BAMS की डिग्री 6 लाख रुपए में बेचता था। अब तक करीब 40 फर्जी डिग्रियां बेचे जाने की जानकारी सामने आई है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर मंसूर उल हक और डॉक्टर BK गौतम भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर क्लिनिक सेंटर संचालन कर रहे थे। और SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज है और पंजाब कनेक्शन की गहन जांच की जा रही है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है ताकि फर्जी डिग्री के जरिए इलाज करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके। देखिए, एक टिप ऑफ के आधार पर हालांकि पहले ही मुकदमा दर्ज था इसमें 53/26 थाना छपार में, और बाकी टिप ऑफ मिलता है कि ये जो मुलजिम इसमें 15,000 रुपए का इनामिया भी था इमलाक, जो कि जिसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज है, न केवल जनपद मुजफ्फरनगर में बल्कि हरिद्वार या देहरादून में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। और इसमें पहले भी उत्तराखंड की पुलिस टीम ने इसको पकड़ा था। और ये इमलाक, ये जो है फर्जी डिग्री पंजाब प्रांत से इसका कनेक्शन है, वो भी जांच की जा रही है उस बारे में भी। इसने जो पूछताछ से स्वीकार किया है कि मंसूर उल हक, BK गौतम, इसमें 3 लोग इस पूरे सिंडिकेट में शामिल हैं तथा ये वी फार्मा, BMS और तरह की डिग्रियां ये डॉक्टर की प्रदान करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ये BK गौतम नाम के एक डॉक्टर हैं जो पकड़े गए हैं, जिनका रुड़की रोड जो कि मूल पता इनका यहाँ शामली बस अड्डे के पास है, उनको गिरफ्तार किया गया है। MS मास्टर ऑफ सर्जरी की अपने जो लेटर पैड है उस पर इस्तेमाल करते हैं वो, और पूरी तरह से मेरे द्वारा CMO साहब से वार्ता की गई है और उनसे एक लिखित रिपोर्ट भी ली गई है कि पूरी तरह से फर्जी है। तो मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के जड़ोदा गांव में कथित अवैध धर्मांतर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 धार्मिक पुस्तकें, मोबाइल फोन, डायरी और कुछ पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार शिकायत मिली थी कि एक गोदाम में लोगों को इकट्ठा कर बीमारी ठीक होने, आर्थिक मदद और शादी और अन्य लाभ का प्रलोभ देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस मामले में 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम 2021 की धाराओं 3 और 5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SSP संजय कुमार वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई की गई है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इस गतिविधि के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी और धार्मिक सामग्री कहां से लाई गई। अब तक कितने लोग धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था थाना मंसूरपुर टीम पे, जिसमें SP सिटी और CO खतौली द्वारा एक्टिवेट होकर के पूरी टीम के साथ इसमें कार्य किया जाता है। तो वहां पर जड़ौदा गांव पड़ता है, उसके जंगलों में एक टेंट लगा करके इस तरह के कुछ कार्यक्रम चल रहा था। काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें, और जब उस संबंध में काफी जानकारी की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो ये पता चलता है कि कुछ लोगों को क्या कहते हैं, पुराने सिद्धांतों के आधार पर कि हम प्रेयर कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारे शादी हो जाएगी, इस तरह के गरीब लोगों को वहां प्रलोभित करके जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को अंधविश्वास के माध्यम से इस प्रकार का कुछ कार्य चल रहा था। जिसमें बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती तो उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ क्रिश्चियन धर्म के लिए लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गरीबों को बुला करके इस तरह से लालच दे करके कन्वर्जन का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके आधार पर
इसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें संजीव और संगीता नाम के 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, जो पति पत्नी हैं और जौहरा थाना मंसूरपुर के ही निवासी हैं, तथा गरीबों को प्रलोभन दे करके कुछ न कुछ पैसे का, इलाज का या शादी का या कुछ अंधविश्वास के आधार पर कि तुमको प्रेयर कर देंगे तुम ठीक हो जाओगे, किसी प्रकार से इस प्रकार से गरीबों को प्रलोभित करके इसको क्रिश्चियनिटी में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, जिसके आधार पर जांच के आधार पर 180/26 3/5 एक धर्म संप्रदायों का। तो वहीं नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित सुरभि इंटरनेशनल कंपनी में सोमवार को भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग ने देखते ही देखते कंपनी की ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे परिसर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के हिस्सों में आग फैलने से रोक दिया। समय रहते राहत बचाव कार्य शुरू होने से किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक कारण की जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि आग से हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया है कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल कंपनी परिसर को सुरक्षा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये रात्रि के करीब 11:15 पे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर 88 है, बी ब्लॉक है, B40 सुरभि इंटरनेशनल है, यहाँ के कंपनी में आग लग गई है। शुरुआत में ही आग बड़ी बताई जा रही थी। तत्काल प्रभाव से हमने यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी हैं। यहाँ आके देखा गया कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर दोनों में ही आग लगी हुई थी। उस समय कंपनी बंद थी। लगभग हमने यहाँ पे 8 गाड़ियाँ यहाँ पे भेजी है। 8 गाड़ियों की मदद से लगभग 2.5 घंटे फायर फाइटिंग के बाद आग को पूर्णतः बुझा दिया है। क्योंकि कंपनी बंद थी इसलिए इसमें कोई भी फंसा हुआ नहीं है और कोई भी जनहानि नहीं है। तो वही मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 16 साल पुराने किसान हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायालय के सहदेव और प्रमोद को मृत्यु दंड के साथ साथ 1-1 लाख रुपए के अर्ध दंड से भी दंडित किया गया है। फैसले के बाद दोनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया। ये मामला तिबाबी थाना क्षेत्र के मंडी गांव का है। वर्ष 2010 में किसान राजवीर सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी प्रधान चुनाव की रंजिश के चलते उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद मृतक के बेटे प्रदीप ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और विवेचना के दौरान सहदेव, प्रमोद, अमित और विपिन शर्मा के नाम सामने आए थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 2 आरोपी अमित और विपिन शर्मा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी थी, जबकि सहदेव और प्रमोद के खिलाफ ट्रायल जारी रहा। सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया है कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्यों और गवाह अदालत के सामने पेश किए गए हैं, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अधिकतम सजा सुनाई है। करीब 16 साल बाद इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय मिलने के रूप में देखा जा रहा है। वादी मुकदमा प्रदीप के पिताजी राजवीर की वर्ष 2010 में जब वो खेत पर गए थे तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें प्रदीप द्वारा अज्ञात में थाना तिताबी पर मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के दौरान सहदेव, प्रमोद, अमित व विपिन शर्मा के नाम इसमें प्रकाश में आए थे। दौरान ट्रायल 4 से पूर्व ही अमित तथा विपिन शर्मा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। सहदेव और प्रमोद के विरुद्ध इस मामले का ट्रायल FTC 3rd श्री रवि दिवाकर जी के न्यायालय में चल रहा था। इसमें हमारे साथी ADGC कुलदीप कुमार द्वारा बहुत मजबूत पैरवी की गई और आज इस मामले में अभियुक्त सहदेव व प्रमोद को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड तथा 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दोनों को दंडित किया गया है। ये 16 वर्ष पुराना मामला था और इस प्रकार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे DM साहब, SSP साहब और अभियोजन की पूरी टीम लगातार इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग करती है और आज हम इस मामले में तो वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महज 21 दिनों में एयरपोर्ट पर यात्री की संख्या
42% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 जून से 5 जुलाई के बीच करीब 40,000 यात्रियों ने एयरपोर्ट के जरिए सफर किया है। आंकड़े के मुताबिक 15 जून को पहले दिन 1,427 यात्रियों ने यात्रा की थी, जबकि 5 जुलाई तक ये संख्या बढ़कर 2,636 पहुंच गई। ये बढ़ोतरी एयरपोर्ट की बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर कनेक्टिविटी को दर्शाता है। वर्तमान में यहां से देश के 17 शहरों के लिए नियमित उड़ान सेवाएं संचालित की जा रही है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल रही है। 5 जुलाई को 830 यात्रियों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है, जबकि 838 यात्री यहां पहुंचे हैं। वहीं ट्रांसफर यात्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 15 जून को जहां केवल 10 ट्रांसफर यात्री थे, वहीं 1 जुलाई को यह आंकड़ा 772 तक पहुंच गया। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार 5 जुलाई को भी 658 ट्रांसफर यात्रियों ने यहां से दूसरे विमानों के जरिए अपनी आगे की यात्रा पूरी की। ये रुझान एयरपोर्ट की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाता है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में मानसिक रूप से बीमार एक युवक को कथित तौर पर 8 महीने तक बंधक बनाकर जबरन मजदूरी कराने का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी निवासी प्रदीप कुमार शर्मा नवंबर 2025 से लापता थे। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन रविवार को ये मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर घायल और बेहोशी की हालत में मिले। परिजनों का आरोप है कि होश में आने के बाद प्रदीप ने बताया कि मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी एक किसान ने उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वहां उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और खेतों में जबरन काम कराया गया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित के भाई ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसपी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया है कि परिजनों की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रेलवे स्टेशन तक ये पहुंचा कैसे। सर क्या हुआ कि इसकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, इलाज वगैरह चला था, मानसिक स्थिति। तो ये आज से 8 महीने पहले वही नवंबर में 1 नवंबर को घर से लापता हो गया था। तो हमने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में और हमने काफ़ी तलाश किया। तो ये हमें कल सुबह रेलवे स्टेशन पे मिला है, जो हमें जीआरपी द्वारा सूचित किया गया था। एक हमारे रिलेटिव ने देखा तो जीआरपी ने हमें सूचित किया। फिर हम गए रेलवे स्टेशन पे, मुजफ्फरनगर गई थाना सिविल लाइंस पुलिस को सुधा शर्मा, एक महिला सुधा शर्मा निवासी इंदिरापुरी ने एक सूचना दी, एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका एक पुत्र जो कि 7-8 महीने से लापता था, नवंबर 2025 से लापता था, वो रेलवे स्टेशन पे मिला है। कुछ चोटें लगी हुई हैं उसे। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा उस घायल व्यक्ति का चिकित्सा का प्रबंध किया गया। उसके साथ ही एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब तक कुछ बातें सामने आई हैं, जिसमें से उस बच्चे ने मुख्यतः बताया है कि उसके साथ उसको एक घर में रखा गया, किसी के यहाँ रखा गया और उससे काम कराया गया और लगभग बंधक की तरह उसे काम कराया गया और इसकी आगे की जांच की जा रही है। गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है और उसी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आईपीओ में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने दो लोगों से करीब 38 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर खुद को शेयर बाजार का विशेषज्ञ बताया और फर्जी डब्बा ब्रोकर ऐप डाउनलोड कराकर निवेश के लिए प्रेरित किया। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 75 निवासी सारांश से करीब 20 लाख रुपए और ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी वृत्त कर्मचारी संजय रस्तोगी से करीब 18 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। शुरुआत में निवेश पर अच्छा मुनाफा दिखाया गया और कुछ रकम वापस भेजने और दोनों का भरोसा जीत लिया गया। इसके बाद जब पीड़ितों ने अपनी पूरी निवेश राशि निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स प्रोसेसिंग फीस और खाता फ्रीज होने का बहाना बनाकर अतिरिक्त पैसे जमा करने की मांग शुरू कर दी। जब दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने फोन और व्हाट्सएप पर संपर्क बंद कर दिए। ठगी का एहसास होने पर दोनों पीड़ितों ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेनदेन की जांच शुरू कर दी है।
तो वहीं मुजफ्फरनगर की नई मंडी कॉलोनी स्थित विजय ऑप्टिकल्स शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आग ने देखते देखते पूरे शोरूम को अपने चपेट में ले लिया, जिससे ब्रांडेड चश्मे, महंगी मशीनें, फर्नीचर और कीमती सामान जलकर राख हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक आग 50 लाख रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग की तीव्रता को देखते हुए दमकल कर्मियों ने शोरूम के शीशे तोड़कर अंदर प्रवेश किया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझाने से आसपास की दुकानों तक आग फैलने से रोक लिया गया। शोरूम मालिक अजय कुमार का आरोप है कि दुकान की बिजली बंद करने के बावजूद आग लगी है, इसलिए उन्हें शरारती तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की आशंका है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। शॉर्ट सर्किट समेत सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद आग लगने की वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे। अभी मेरा नाम अजय है। जी बताइए, आग लगी है, क्या है पूरा मामला? हमें यहाँ पे अभी भी कॉल करके गई कि दुकान में आग लगी है। हम यहाँ पे आए, हमने देखा अंदर पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। जितना स्टॉक ऐसे जल गया, सारा फर्नीचर जल गया, सारी मशीनरी जल गई। कुछ फिलहाल अंदर बचा तो कुछ नहीं है, सिर्फ दीवारें बची हैं। लेकिन आग लगने का कारण समझ में इसलिए नहीं आया कि लाइट हम डेली ऊपर से मेन लाइन को कटआउट सारा निकाल कर जाते हैं, MCB ऑफ के अलावा भी, और वो जो टोटल ऑफ है। आग जबकि नीचे लगी है, लाइन ऊपर है, या तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों लगी है, किसी की शरारत है, कुछ हो रहा है। अभी जांच करेंगे तो पता लगेगा। लगभग कितना नुकसान होगा? नुकसान का आकलन तो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। 50 लाख प्लस मान के चलो, इससे ऊपर कम तो होगा, इससे ऊपर ही होगा। इतना स्टॉक जला है। फायर ब्रिगेड आई थी मौके पर? हम तो अब पहुंचे हैं, फायर ब्रिगेड बुझा चुकी थी आग। ये हमारे पास जो कॉल पहुंची आग बुझा। तो वहीं नोएडा STF और अंबेडकर नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश आशिफ उर्फ बिक्की मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक थाना बिवाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आसिफ उर्फ बिक्की पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में डकैती, हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में 21 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। वो जौनपुर के चर्चित डबल मर्डर केस समेत सनसनीखेज डकैती की वारदात में लंबे समय से वंचित चल रहा था। आरोप है कि अपने साथियों के साथ घरों में लोगों को बंधक बनाकर डकैती करता था और विरोध करने पर हत्या कर देता था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से 32 बोर पिस्टल, 12 पोनिया और भारी मात्रा में कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किए रखा था। फिलहाल पुलिस मुठभेड़ से जुड़े सभी पहलुओं की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और उसके अन्य साथियों के बारे में भी जांच की जा रही है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में एक शादी उस समय टूट गई जब दूल्हे पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगा। डूंगरपुर गांव में डांडा मजारा पहुंची बारात में दूल्हा कथित तौर पर नशे में धुत होकर घूमता नजर आया, जिससे दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। लड़की पक्ष का आरोप है कि दूल्हे ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया, साथ ही बारातियों पर फायरिंग कर दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की और विवाद बढ़ने के बाद लड़की पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौटा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने दूल्हे का मेडिकल परीक्षण भी कराया। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है और मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और शादी टूटने की वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। फिर हमने वापस कर दी पापा जी को और हमला कर दिया उन्होंने। मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे लड़का कोई शादी ना करे। बारात तो वापस लौटा जी। ये जो दूल्हा था फुल नशे में था, उसको होश ही नहीं पड़ी। अब लड़की बताओ किसके साथ गई थी जब उसको होश ही नहीं है। वो फिर मारपीट करने लगे वो बराती सब करा। अब आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं जो तो हमारा खर्चा हुआ वो मिलना चाहिए बस। लड़की तो
तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।